दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रवि शुक्ला और एक बार फिर आज आपके बीच उपस्थित हूं आपके अपने आओ पढ़ें आगे बढ़ें के इस अगले अंक में। आज हम लोग कक्षा 10वीं से एक बार पुनः चर्चा करेंगे तो इस कविता की तोप कविता, जिसे कि आपने अपने विद्यालय में पढ़ा है और जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपने इस कविता के पीछे की पृष्ठभूमि जरूर पढ़ी होगी। इस कविता के पीछे की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को समझना हमारे लिए बेहद अनिवार्य है। आपने इतिहास के भीतर पढ़ा है कि अंग्रेज हमारे देश के भीतर, इंग्लैंड से जो भी अंग्रेज हमारे देश में आए थे वो इस देश के भीतर में व्यापार करने आए थे और उनके व्यापार करने के लिए उन्होंने यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वे 1600 ईस्वी में देश के भीतर प्रवेश करते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, ट्रेडिंग के लिए आते हैं, हमारे साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं। यानी आप ये देखें 1600 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक वो हमारे साथ संबंध बना रहे हैं और अंदर ही अंदर हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अंदर ही अंदर हिंदुस्तानियों पर किस तरह से शासन किया जाएगा, इन्हें किस तरह से अपना गुलाम बनाया जाएगा, इस विषय पर उनकी बारीकी के साथ में रिसर्च शुरू थी। और इन सभी के बीच हिंदुस्तानी, हमारे देश के जो अपने योद्धा थे, हमारे देश के जो अपने नागरिक थे, वो इन सारी चीजों से अनभिज्ञ थे। जिस तरह से जब भी हमें किसी का फायदा उठाना होता है, जब भी हमें किसी का लाभ उठाना होता है, तो हम उसके साथ में मीठी मीठी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हम बातों में मलाई मक्खन लगा करके तारीफ के पुल बांधने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों ने भी हमारे साथ कुछ वैसा किया। उन्होंने हमारे साथ पहले घनिष्ठ संबंध बनाए और उस घनिष्ठ संबंध के आधार पर उन्होंने इस देश के ऊपर में शासन करने की शुरुआत की। अब जब उन्होंने इस देश के ऊपर शासन करने की शुरुआत की, तब हमें महसूस हुआ 1800 ईस्वी के आसपास में कि भाई हम गुलाम हो गए हैं, हम अंग्रेजों के अधीन हो गए हैं और अंग्रेज जो चाहते हैं हम वो करते हैं। और अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए इस देश के भीतर में जो पहला बड़ा संग्राम हुआ, बड़ा जन आंदोलन हुआ, उस जन आंदोलन को 1857 के भीतर अंजाम दिया गया। ये कहानी, ये जो कविता है, ये कविता वीरेंद्र डंगवाल जी की लिखी हुई उसी 1857 के उस युद्ध की, उस जन आंदोलन की या उस संग्राम की कहानी को बयां करती है। इसके भीतर में जो इसका शीर्षक रखा गया है वह शीर्षक है तोप। तोप का अर्थ आपको मालूम है, युद्ध के भीतर प्रयोग होने वाला एक ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से हम उसमें गोले डाल करके जो भी हमारे दुश्मन होते हैं उन पर दागते हैं, छोड़ते हैं और उसके बाद में जो अंजाम होता है वो आप सभी उससे परिचित हैं। लेकिन ये जो तोप है, ये 1857 की तोप जो उस वक्त बड़े बड़े सूरमाओं के धज्जे उड़ा देती थी, बड़े बड़े सूरमाओं को मैदान से खदेड़ करके भगा देती थी, कहीं ना कहीं आज उस तोप के बारे में वीरेंद्र डंगवाल जी इस कविता के माध्यम से हमारे सम्मुख ये संदेश देना चाहते हैं कि एक किसी का भी दौर होता है, वह दौर एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाता है। चाहे कोई कितना भी 30 मार खा हो, चाहे कोई कितना भी शेरशाह बहादुर शाह हो, लेकिन एक समय के बाद में उसका विराम लगना, उसे ठंडा पड़ना, उसकी अकड़ का टूट जाना लाजमी है, जरूरी है, अनिवार्य है। इस कविता के माध्यम में, इस कविता के द्वारा वीरेंद्र डंगवाल जी, जो कि उत्तराखंड में जिनकी पैदाइश हुई है, जो गद्य और पद्य के बीच में कहीं ना कहीं गद्यात्मक पद्य लिखने का प्रयास करते हैं, उनकी ये कविता यदि आप शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ते हैं तो इस कविता में आपको गद्य ज्यादा नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि कोई अपनी बात को आपके सम्मुख रख रहा है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप कोई कहानी को दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनाते हैं। हालांकि ये पद्य है, लेकिन इस पद्य का जो रूपरेखा है वह गद्यात्मक तरीके से दिया गया है। इसकी जो संदेश है, उस संदेश को हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वीरेंद्र डंगवाल जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बताने की क्या कोशिश की है। वे कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ में जो आपकी तोप है यह एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में वहां पर रखी गई है।
1857 का संग्राम हुआ। 1857 के संग्राम में जिस तोप का इस्तेमाल हुआ, हालांकि बहुत सारी तोपों का इस्तेमाल हुआ होगा, उसमें से एक तोप जिसने शूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, जिसने शूरमाओं को मैदान से खदेड़ दिया था, वह तोप कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। अब कंपनी बाग का यहां पर जो जिक्र आया है, मुझसे कक्षा में विद्यार्थी ये पूछते हैं कि कंपनी बाग का नाम क्यों दिया गया है। तो कंपनी बाग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हिंदुस्तान के भीतर, जिसे आज हम भारत कहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे बाग हैं, बगीचे हैं, गार्डन हैं, जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था, अंग्रेजों ने बनाया था। और उन्होंने जिन वस्तुओं का उपयोग हो चुका है, उन्हें याद के रूप में, उन्हें विरासत के रूप में वहां पर रख दिया है, जिसको आज हम लोग देखते हैं। उदाहरण के रूप में जो 1999 का कारगिल का युद्ध हुआ, उस कारगिल के युद्ध की कुछ तोपें, कुछ वहां के शस्त्र कहीं पर अलग अलग जगहों पर म्यूजियम के बीच में रखी गई हैं, ताकि जो भी व्यक्ति कल नागरिक वहां कहीं घूमने जाते हैं तो उन्हें उसके प्रतीक के रूप में, विरासत के रूप में, याद के रूप में दिखाया जा सके। और उससे आने वाली जनरेशन को सीख लेनी है, आने वाली पीढ़ियों को सीख लेनी है कि एक समय हम जिसके सहारे उड़ते थे, हम जिसका सहारा लेकर के अपने आप को बचा सकते थे, आज देखिए वो किस तरह से चुपचाप बैठी हुई है। या दूसरा कि आज हम इस तोप के सहारे अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। आप इस कविता को दोनों माध्यम से लीजिएगा। कई शिक्षक हैं जो कि इस बात से तवज्जो नहीं रखते कि ये कविता दो परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई जानी आवश्यक है। एक पहला परिप्रेक्ष्य जो कि इस कविता के भीतर में दिया गया है, जो ये है कि जो हमारी यह तोप है, वह तोप एक इतिहास बन चुकी है, और इतिहास बन चुकी तोप हमें इस बात का संदेश दे रही है कि शस्त्र बल का जो जमाना है वह लग चुका है, वह दूर हो चुका है, और उसकी अकड़, उस तोप की अकड़ पूरी तरह से टूट चुकी है, उसकी अकड़ खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद उसे आज केवल सिंबल के रूप में, दिखावे के रूप में रखा गया है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं और इसके दूसरे पहलू को रखता हूं कि हमारे सम्मुख इन विरासतों को, इन यादों को इसलिए रखा जाता है ताकि हम इनसे सीख ले सकें, हम इनके द्वारा जानकारी ले सकें। उदाहरण के रूप में आप जलियांवाला बाग जाएं। जलियांवाला बाग के भीतर में आपने देखा होगा कि जो गोली के निशान हैं उनको स्क्वायर करके, चौकोन करके रखा गया है। वहां पर वह कुआं भी सुरक्षित रखा गया है जिसमें कि अंग्रेज के डायर के गोली से बचने के लिए, कि हम तुम्हारी गोली से नहीं मरेंगे, हम अपनी जान खुद देते हैं, कुएं में कूद गए थे, उस कुएं को सुरक्षित रखा गया है। ऐसी कई जगहों पर कई विरासत के रूप में चीजें इसलिए रखी गई हैं ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो उससे सीख ले सके कि हमारा इतिहास क्या था। और मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि हमारे विद्यार्थियों को, जो कि आज स्कूल के भीतर हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उन्हें अपना इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जो इतिहास होता है, ये इतिहास हमें सीख देता है। इतिहास सीख प्रदान करने के लिए होता है। हमें इतिहास से सीख लेकर के वर्तमान को सुधारना पड़ता है, और वर्तमान में अच्छा काम करके भविष्य की तैयारी करनी पड़ती है। तो इस कविता के माध्यम से यह पाठ हमें याद दिलाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उनका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। शासक बन बैठने का मतलब है वह हम पर शासन करने लगी, हम पर हुकूमत करने लगी, हमें गुलाम बना दिया। उनके कुछ बनवाए गए बाग और कुछ तोपें हैं जिनको कि आज विरासत के रूप में रखा गया है। फिर से आजाद कराने का सपना साकार कर निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारने वाली वह तोप, जो 1857 के संग्राम में भारत को आजाद करवाना चाहते थे, उस आजाद करवाने वाले भारत के जो रणवाकुर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको मारने वाली तोप कहां, एक अच्छी बात यहां पर जोड़ना चाहूंगा
मुझसे किसी बच्चे ने कक्षा में यह पूछा कि जब उस तोप ने हमारे अपने भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को, अपने ही स्वतंत्रता सेनानियों को मारा, उनका खून बहाया, उन्हें शहीद किया, तो हमने उसे विरासत के रूप में क्यों रखा है? इसका उत्तर यह है कि जो तोप 1857 में हमारे रणबांकुरों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का खून पी चुकी है, जिसने उन्हें मारा है, उसको विरासत के रूप में इसलिए रखना है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन, हम खुद इस बात की सीख ले सकें, इस बात का संदेश हमें लगातार मिलता रहे कि ये वही तोप है जिसके ऊपर देश की पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसने हमारे देश के सैनिकों का खून पिया है, जिसने हमारे सैनिकों को मारा है। और आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। इसी आजादी को प्राप्त करने के लिए 1857 से शुरुआत हुई और 1857 की वह शुरुआत 1947 में 90 वर्ष के संघर्ष के बाद प्राप्त हुई। यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आजादी को पाने में हमें 90 वर्ष लग गए। 90 वर्षों तक के संघर्ष की कहानी बयां करती ये तोप है और इस तोप को विरासत के रूप में हिंदुस्तान के भीतर में, इस कंपनी बाग के भीतर में इसलिए रखा जाना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को, आगे आने वाली पीढ़ियों को हमें आजादी का मूल्य समझाने में सहायता मिले कि उस तोप को दिखा करके हम आजादी के सही मायने सिखा सके। मुझे उम्मीद है कि जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी न केवल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपितु आप इसे सुन करके, समझ करके केवल जानना चाहते हैं कि इस कविता के भीतर में क्या है, तो भी आपको इसकी जो अतिरिक्त जानकारियां हैं, इसके जो विभिन्न पहलू हैं, उन पर भी अपने विचार, अपनी बातें रखना आना चाहिए। आगे कहा गया इस कविता के भीतर में, एक दिन ऐसा आया कि जब हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को सत्ता से उखाड़ फेंका, तोप को नस्तनाबूद कर दिया। यानी तोप, तलवार, बंदूकें, उस वक्त के अत्याधुनिक जो शस्त्र थे, उन सभी शस्त्रों पर हमारे देश के सत्य, अहिंसा और प्रेम के यह सिद्धांत इतने भारी पड़ गए, हमारे देश की जनता की जागरूकता इतनी भारी पड़ गई कि अंग्रेजों को इस देश को छोड़ करके जाना पड़ा। और न सिर्फ अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके गए, अंग्रेजों के जाते जाते उन्होंने इस देश के 2 टुकड़े भी किए। और उस 2 टुकड़े, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो दर्द है, उस दर्द को बयां करती, आजादी के असली मायने सिखाती, आजादी का मूल्य समझाती यह तोप आज हमारे सम्मुख विरासत के रूप में रखी हुई है। इन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में कोई ऐसी कंपनी, जो मैं आपसे कहना चाहता था, जो मैंने इससे पहले कहा, उसे खुद वीरेंद्र डंगवाल जी ने कहा है कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी इस देश में आकर के अपने पांव जमाने की कोशिश ना करे, इरादे नेक होकर के आए और यहां पर वे उनके इरादों को बदल डालें, वही तांडव मचाएं जिस तांडव के आधार पर इस देश में 200 से अधिक वर्ष तक अंग्रेजों ने गुलामी पर हमको रखा। इसलिए हमारे दिलों में इस विरासत को जीवित रखना जरूरी है। भले ही अंत में उस तोप की, वह तोप उनके काम भी नहीं आई, पर हमारे देश के लिए वह विरासत के रूप में इसलिए रखी जा सकती है ताकि हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में समझा सकें, उसके बारे में बता सकें। कविता शुरू करते हैं। तो कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कविता में वीरेंद्र डंगवाल जी कह रहे हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर, यानी कि आप बगीचे के भीतर प्रवेश करते हैं, जैसे ही कंपनी के बाग में प्रवेश करते हैं, उसके मुहाने पर, मुहाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार पर, जहां से आप प्रवेश कर रहे हैं, मुहाने पर धर रखी है। धर रखी है का मतलब होता है रखी गई है 1857 की यह तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। होती है बड़ी संभाल का मतलब यह है कि हम इसे बहुत संभाल कर, सहेज कर, सुरक्षित तरीके से रखते हैं।
जिस तरह से हम कंपनी बाग की हिफाजत कर रहे हैं, जिस तरह से अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स की, अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस देश में जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक बगीचे हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, हम उनकी देखरेख करते हैं जो हमें विरासत के रूप में मिले हैं। ठीक उसी तरीके से तोप की भी देखरेख होती है, संभाल होती है, सहेजना होता है, सुरक्षित रखना होता है और चमकाया जाता है साल में 2 बार। कक्षा में बच्चे ये पूछते हैं कि ये साल के 2 वर्ष कौन से हैं। हालांकि मुझे याद है कि एक बार इसका प्रश्न परीक्षा में भी आया है कि यह किन साल के किन दो दिनों की बात हो रही है। तो पहला दिन है 26 जनवरी का और दूसरा दिन है 15 अगस्त का। 26 जनवरी जब हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुआ और 15 अगस्त जब हमें आजादी प्राप्त हुई। तो साल के वह 2 दिन जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस तोप की देखरेख की जाती है, बड़ी बकायदा सजाया जाता है, नहलाया जाता है और उसे लोगों के लिए, सार्वजनिक लोगों के लिए, पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है देखने के लिए। सरल शब्दों में कि कंपनी के बाग के प्रवेश द्वार पर, कंपनी के बगीचे के प्रवेश द्वार पर एक 1857 की तोप रखी गई है। वह तोप इसलिए बड़ी संभाल कर, सहेज करके रखी है क्योंकि वह हमें विरासत के रूप में मिली है। विरासत का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चीजें हस्तांतरित होना, स्थानांतरित होना, एक से दूसरे को प्रदान करना। उदाहरण के रूप में यदि कोई बंगला है, कोई घर है, दादा का था, आपके पिताजी को मिला, पिताजी आपको हैंडओवर करेंगे, आप अपने आने वाले बच्चों को हैंडओवर करेंगे। तो इसे हम लोग विरासत में कहते हैं। कंपनी बाग जैसे हमें विरासत में मिला है, यह तोप भी विरासत में मिली है। साल में 2 बार इसे चमकाया जाता है, इसकी देख रेख की जाती है। वर्ष में 2 बार इसकी सजावट होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी पुतले लगाए जाते हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, उन राष्ट्रीय स्मारकों को वर्ष के 2 दिन यानी 15 अगस्त को और 26 जनवरी को सजाया जाता है। उन्हें विशेष रूप से उनकी साज सज्जा की जाती है क्योंकि यह जो 2 दिन हैं हमारी आजादी से जुड़े हुए हैं, हमारे देश के लिए बड़े बेशकीमती 2 दिन हैं। एक ऐसा दिन जिस दिन हमें आजादी मिली थी और दूसरा ऐसा दिन जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कविता में आगे दिया गया है, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। यह जो तोप है वह तोप आने वाले दर्शनार्थियों को, सैलानियों को, सुबह शाम कंपनी में जो बाग में जो सैलानी आते हैं, सैलानी का मतलब होता है पर्यटक, जो बगीचे के भीतर उसी शहर से, उसी राज्य से या उस राज्य के बाहर से घूमने वाले, उस कंपनी बाग को देखने वाले, वहां टहलने वाले लोग आते हैं, जिनको हम सैलानी, पर्यटक और टूरिस्ट कहते हैं। जब कंपनी बाग में वे लोग आते हैं तब यह तोप अपनी कहानी बयां करती है। आप इंडिया गेट जाते हैं, आप गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं, आप जलियांवाला बाग जाते हैं, आप अटारी बॉर्डर जाते हैं, आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, आप कहीं और जगह जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर शहीदों के लिए कुछ अलग अलग चीजें बनाई गई है और एक दीप है जो लगातार प्रज्वलित होता है और उसके आसपास कुछ नाम लिखे होते हैं, उसके आसपास कुछ इतिहास लिखा होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो तोप कंपनी के बाग में रखी गई है, यह तोप आने वाले सैलानियों को, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, जबर का अर्थ होता है बहुत ही अधिक, अपने आप को विशेष मानना और विशेष रूप से संभाल करके जो उसे रखा गया है, विशेष रूप से जो उसे ध्यान रख करके रखा गया है, उसकी जो देख रेख होती है, उस देख रेख के आधार पर वह तोप कहती है कि मैं बड़ी जबर थी, मैं बड़ी शक्तिशाली थी, मैं ताकतवर थी, मैं हिम्मत वाली थी और
जबर का मतलब शक्तिशाली और ताकतवर। उनका कहना है कि सुबह शाम कंपनी के बाग में जितने सैलानी आते हैं वह तोप उन्हें बताती है कि उस जमाने में 1857 में थी मैं बड़ी जबर। जबर मतलब शक्तिशाली। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे शूरमाओं के धज्जे। धज्जे का मतलब होता है धज्जियां उड़ा देना, चिथड़े उड़ा देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, कण कण में उनको बांट देना। यानी जो भी 1857 में इस तोप के सामने आया था, मैं इतनी शक्तिशाली थी, मैं इतनी प्रबल थी कि मैंने मेरे सामने आने वाले जितने भी शूरमा थे, जितने भी ताकतवर थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, मैंने सभी के धज्जे उड़ा दिए, मैंने सभी को चिथड़े चिथड़े कर दिए अच्छे अच्छे शूरमाओं के। शूरमा का मतलब होता है जो ताकतवर अधिक है, जो अधिक बलवान है, उसे हम लोग शूरमा कहते हैं। बड़ा साहसी जो होता है, बड़ा जो बहुत ज्यादा अधिक वीर होता है, हम उसे सूरमा कहते हैं। बड़े बड़े वीर पुरुषों को मैंने उड़ा दिया था अपने सामने से, मैदान से खदेड़ दिया था। मैं इतनी ताकतवर थी अपने जमाने में। आपको अपने जमाने में जो शब्द है, इस शब्द को ही पूरी कविता के भीतर प्रवेश करवाना है कि 1857 का वह दौर ऐसा था जब यह तोप इतनी बलवान थी, इतनी बलशाली थी, इतनी ताकतवर थी, इतनी शक्तिशाली थी कि बड़े बड़े शूरमाओं को लाइक एस मंगल पांडे की पूरी टीम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उस वक्त के जितने बड़े बड़े 30 मार खां थे, जितने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, जितने विद्रोह कर रहे थे, उन सभी को इसी तोप ने उड़ा दिया था। उन सभी को इस तोप ने उन्हें मैदान से खदेड़ दिया था। यह तोप अपने उस जमाने पर गुरूर कर रही है, उस जमाने पर घमंड कर रही है। बहरहाल हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का, हर एक समय का समय समाप्त होता है, हर एक किसी का घमंड समाप्त होता है। आज आप जवान हैं, बलशाली हैं, आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं। व्यक्ति को धन पर, तन पर और भाग्य पर कभी इठलाना नहीं चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह तोप ने भी वही काम किया। आज यह जब उस जमाने में जो तोप को लोग देख करके डरते थे, जिस तोप का सहारा लेकर के लोग अपने आप को बचाते थे अंग्रेज, आज वह तोप लोगों के लिए प्रदर्शनी में रखी गई है। आज वह तोप लोगों के लिए दर्शन हो गई है। आज वह तोप लोगों के लिए मजाक बनकर के रह गई है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अंग्रेजों के जमाने के जो उनके कपड़े वायसराय पहना करते थे, आज हमारे देश के बैंड बाजे वाले पहन करके घूमते हैं। यह समय का परिवर्तन है, यह समय चक्र है और यह परिवर्तित होता है। वीरेंद्र डंगवाल जी यही चीज बतला रहे हैं। वो कहते हैं, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे उसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। वीरेंद्र डंगवाल जी ने जो आखिरी पंक्तियां लिखी हैं, इन आखिरी पंक्तियों में कहते हैं, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग का मतलब होता है मुक्त या खाली होना, किसी चीज का वहां पर कोई भी ना बैठना। जब कंपनी बाग के भीतर में बच्चे आते हैं, कंपनी बाग के भीतर में लोग आते हैं, पुरुष महिला तो इस तोप पर नहीं बैठेंगे। पुरुष और महिला 2 मिनट इस तोप को देख करके मन बहला लेंगे, लेकिन वो यहां बैठेंगे नहीं। यह तोप उनके प्रयोग में आती है जो बच्चे आते हैं उनके साथ। वह बच्चे इस तोप पर चढ़ करके बैठते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि अब यह तोप चलने वाली नहीं है, इस तोप का अस्तित्व नहीं है। इस तोप को केवल दिखाया जा रहा है, लेकिन यह तोप को दिखाया जरूर जा रहा है, पर यह तोप हमारे बीच में किसी भी प्रकार की अब उपयोगी नहीं रही। यह मात्र दिखावे के लिए रखी गई है। इसीलिए छोटे बच्चे आते हैं, इस पर चढ़ते हैं, बैठते हैं, और जब यह छोटे बच्चों से खाली होती है, जब छोटे बच्चे इस पर नहीं बैठा करते,
तब इस पर चिड़िया बैठ करके गपशप करती है। गपशप करने का मतलब होता है चर्चा करना, परिचर्चा करना, बातें करना, समय गुजारना। जब चिड़िया भी इस पर बैठ करके गपशप करती है, कभी कभी शैतानी में वो इसके भीतर घुस जाती है। जहां से गोला निकलता था आग का, जहां से आग के गोले को देख करके सेनाएं भाग जाया करती थी, सेनाएं डर जाया करती थी, ठीक उसी तरीके से जब यह तोप चला करती थी तब लोगों को डराती थी। और आज इस तोप की यह हालत है, आज इस तोप की यह स्थिति है कि बच्चे इस पर बैठते हैं, कूदते हैं, और चिड़िया इस पर बैठकर गपशप करती है और उसके भीतर घुस जाती है। खासकर गौरैये, गौरैये जो होती है चिड़िया का सबसे छोटा प्रकार है, जिसको कि विशेष रूप से हम लोग पहचान सकते हैं। इनका कहना है कि खासकर गौरैये वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो ये जो चिड़िया है, यह जो गौरैया है, यह गौरैया हमें बता रही है, यह चिड़िया हमें बता रही है उसके भीतर घुस करके, उसके अंदर जा करके, कि कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यह तोप कितनी भी बलवान हो सकती है, यह तोप कितनी भी बलशाली हो सकती है, यह तोप कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन यह कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी बलवान हो जाए, यह कितनी भी बलशाली हो जाए, एक दिन इसका अंत आना तय है। जिस तरह से तो तलवार, बंदूक, AK-47 और परमाणु बम, ये सब हमें डराया करते थे एक जमाने में, आज यह केवल दर्शन के लिए रखे गए हैं, प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। आज केवल इन्हें एक वस्तु के रूप में इन्हें निष्क्रिय करके रख दिया गया है। ये दिखाई जरूर देते हैं, इनका अस्तित्व है, लेकिन वह उपयोगी नहीं रहे। इसीलिए इस कविता के माध्यम से वीरेंद्र डंगवाल जी हमको ये बतलाना चाहते हैं कि यह जो कविता है, यह शस्त्र शक्ति और बलपूर्वक भले ही एक जमाने में विरोधियों का दमन करती होगी, एक जमाने में इसकी उपयोगिता अधिक रही होगी, एक जमाने में इसका डर रहा होगा, पर हर किसी के एक समय आता है। कल जो बलशाली थी आज वह निष्क्रिय पड़ी हुई है, कल जिसकी उपयोगिता थी आज उसकी उपयोगिता नहीं है। इस कविता में यह बताया गया है कि जो हमेशा अपने आप को बलशाली समझते हैं, एक दिन उनकी आवाज बंद होती है। जनता का विद्रोह करने वाली, समय समय पर बड़ी बड़ी दाग करने वाली यह तोप का मुंह आखिरकार समय के साथ में बंद हो गया। बड़े बड़े अत्याचारियों को जो उखाड़ करके फेंकने का काम करती थी, आज वह शांत बैठी है। जब ये तोपें बच्चों के खिलौने बन जाती है, जब यह तोपें चिड़ियों के गपशप के काम आती है, तब इनकी व्यर्थता समझ में आती है। इस कविता के माध्यम से यह संदेश है कि हमें यह समझना होगा कि इस देश के भीतर लोकतंत्र आ चुका है। यह समस्या का समाधान हम बातचीत से निकालते हैं। अब हमें तोप की जरूरत नहीं है, अब हमें शस्त्र की जरूरत नहीं है, अब हमें अस्त्रों की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में 1857 की यह तोप बातचीत के रास्ते को नहीं रोक सकती। आखिरकार तोपों पर हमने विजय प्राप्त की। यह तोपें इतिहास के रूप में, यह तोपें विरासत के रूप में, यह तोपें याद के रूप में इसलिए रखी गई हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को, हम आने वाली जनरेशन को, हम आने वाली हमारी समय को हम यह बता सकें कि कल हम इससे डरते थे और आज हम इस पर चढ़कर कूदते हैं। कल तक ये हमारा मुंह बंद करती थी, आज हमने इसका मुंह बंद करके रखा हुआ है। कहने का मतलब है कि तोप कितनी भी विनाशकारी और अत्याचारी क्यों ना हो, तोप कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका निष्क्रिय होना तय है। यानी कविता के भीतर में हमें इस चीज को समझना है कि आप आज कितने भी बड़े क्यों ना हो, एक ना एक दिन आपको चुप होना पड़ेगा। घमंड मत कीजिए। समय का घमंड, धन का घमंड, तन का घमंड और भाग्य का घमंड मत कीजिए। यदि आपकी जिंदगी में कोई भी चीज है तो उसे सरलता के साथ में लीजिए। यदि आपकी जिंदगी में सरलता है, सादगी है, तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, महोत्सव है। तो अपनी जिंदगी के भीतर में इस कविता के माध्यम से आपको यह सीख लेनी है कि यह कविता हमें संदेश दे रही है कि इस कविता के माध्यम से हम और आप अपने जीवन के भीतर में, हम और आप अपने आप में किस तरह से अपने आप को सदैव सार्थक बना करके रख सकते हैं, सदैव उपयोगी बना करके रख सकते हैं।
और हमें यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार की राक्षसी शक्ति हो, तो पर गोले बरसाने वाली शस्त्र हो, एक दिन वो निष्क्रिय हो जाते हैं। विनाशकारी कितने भी बड़े हों, एक दिन उनका उपयोग समाप्त हो जाना है। अतः हमें जिस ईस्ट इंडिया कंपनी से कल तक डर लगता था, उसकी तोप से डर लगता था, आज उस पर हमारे बच्चे चढ़ करके कूदते हैं, हमारी चिड़िया उस पर गपशप करती है, और विदेशी कंपनियों के ललचाऊ आकर्षण जो थे वो समाप्त हो चुके हैं, और उनके इरादे जो थे वह समाप्त होकर के आज हमने उस पर विजय प्राप्त कर दी है। आज हमने उसके ऊपर में अपनी विजय प्राप्त करके लोकतंत्र के सहारे अपने आप को खड़ा कर लिया है, और 72 वर्षों में हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ चुका है, भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि अब हमें किसी तोप की जरूरत नहीं पड़ती किसी पर अधिकार जमाने के लिए। हम बातचीत के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा इस देश के भीतर में अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आंदोलन कितना भी बलशाली क्यों ना हो, या कितना भी तितर बितर हुआ क्यों ना हो, एक दिन वो संगठित होता है, एकजुट होता है, और यकीनन एक नई दिशा में आगे जाकर के किसी भी राष्ट्र को आजाद करा सकता है, जैसा हमने करवाया। इस कविता के भीतर किसी भी प्रकार के यदि कोई प्रश्नों पर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर लिखें। कोई भी ऐसी बात जो आपको कविता से संबंधित नहीं समझ में आ रही है, या कहीं बीच में ऐसा लगा हो कि शायद हम अतिरिक्त जानकारी ज्यादा डाल दिए हैं, तो आप उसकी भी जानकारी दें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब किया है तो अन्य लोगों तक पहुंचाएं। बने रहें हमारे साथ। हम अगले पार्ट के साथ, अगली कविता के साथ आपके बीच आएंगे। और आपको एक बार फिर बता दूं कि दिसंबर के आसपास हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस चैनल पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं कि लाइव माध्यम से हम लोग आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। तो जुड़ने का प्रयास करें अधिक से अधिक। और यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और आपको किसी प्रकार का कोई भी व्याकरण से, रचनात्मक लेखन से या अन्य प्रकार से कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप हमें निसंकोच कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आओ पढ़ें आगे बढ़ें। मिलेंगे अगले अंक में। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।